आजादी। 1947 में इस शब्द की हर इंसान के लिए अलग परिभाषा थी, मगर गरीबों के लिए यह आजादी बस सपना थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस देश चलाने वालों की त्वचा का रंग बदला है, वो अब भी दोबारा से पीसे ही जाएंगे। देश का 80% रोजगार एग्रीकल्चर था, मगर फिर भी हम अपने देश का पूरा पेट नहीं भर पा रहे थे। अनाज हमको अमेरिका से लाना पड़ता था और बाकी सारी चीजें रशिया से। पंडित जी कहते तो थे कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हैं, मगर वास्तव में आत्मनिर्भर बनने से बहुत दूर। उसी दौरान 3 लड़े हुए वॉर से देश में बहुत भारी संकट पड़ गया। खुद के खाने के लिए भी हमारे देशवासियों को अमेरिका से PL 480 मंगवाना पड़ा, मगर एक आदमी था, उसको ये निर्भरता दूसरे पे पसंद नहीं थी। उसे इस देश को आत्मनिर्भर बनाना था। नाम था लाल बहादुर शास्त्री। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि देश को कम से कम अपने खाने के मामले में तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और फिर शुरू हुई ग्रीन रेवोल्यूशन। और उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। उस इंसान से प्रेरणा लेकर, उसके पथ पर चलकर हम 2022 में वो कंट्री हैं जो इन सब खाने की सामग्रियों में सेल्फ सफिशिएंट है। हम चावल और गेहूं के तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं ही हैं, साथ ही साथ हम नई नई टेक्नोलॉजी को इन सीड्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च, ये बस कुछ नाम हैं जो देश में हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप के लिए डेवलपमेंट में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। GM क्रॉप्स जैसी कि BT कॉटन से लेकर के अभी बासमती और भी बहुत सारी चीजों में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज हम एक नया दौर लिख रहे हैं, एक नया देश बना रहे हैं। सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक देश है, तो उत्तराखंड में भी हमें अलग अलग वैरायटी के इंडिजिनस चीजों को नए रोजगार देने के लिए GDP में बढ़ाया जा रहा है। आज हम बहुत सारे फूड, फ्रूट, मिलेट, इन सब को एक्सपोर्ट करते हैं। देश फिर से आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चुका है, और इस सभी चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, वो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का है। भारत 15 अगस्त 1947, एक ऐसा देश जो अभी पैदा हुआ है, भूख, बेरोजगारी और कम्युनलिज्म से लड़ रहा है, जिसके एग्जिस्टेंस पे भी खतरा है। खतरा है यूनिटी पे, खतरा है कि ये देश कल का सूरज देख भी पाएगा या नहीं। सूरज, और फिर सूरज को देखते ही मुझे याद आता है स्पेस, और स्पेस से याद आती है हमारी स्पेस की जर्नी। 2008 में सफर शुरू हुआ और हमने पहला चंद्रयान अपने पड़ोसी, जिसे कि हम मामा कहते हैं, चांद पे भेजा। दूसरे की शुरुआत हो चुकी थी, मगर 2019 में यह मिशन फेल हो गया। और मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आती हैं, कभी जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने लिखी थी। जिंदगी थोड़ा और लड़ते हैं, थोड़ी मेहनत आज और करते हैं। जिंदगी थोड़ा और लड़ते हैं, थोड़ी मेहनत आज और करते हैं। जो बीत चुका उस पे क्यों पछताते हो, जो आया ही नहीं उससे क्यों घबराते हो। एक सफर नया लिखते हैं, जिंदगी थोड़ा और लड़ते हैं, और वही सफर इसरो लिख रहा है। 2019 की नाकामयाबी के बाद
हमने देखा किस तरह से 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 पहला मिशन बना जो चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करा। आदित्य L1 से लेकर के हम लोग उस लैग्रांजे पॉइंट पे पहुंचे जहां पर पृथ्वी और सूरज का ग्रेविटेशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, जिससे हम ये जान पाएँ कि नई नई ऊंचाइयां का इस स्पेस में कौन कौन से राज अपने में छुपाए हुए हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ शायद इन्हीं पंक्तियों से मोटिवेशन हो करके हम भी आगे अपने देश में इस तरह का कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, क्योंकि हार हमें ये सिखाती है कि ये तरीका नहीं है, तरीका बदलें। जिंदगी थोड़ा और लड़ें, थोड़ी मेहनत और करें। अब देश की भूख तो मिट चुकी थी, कृषि में उत्पाद भी बढ़ चुका था, मगर अभी भी जो सबसे बड़े खतरा था वो था न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे साथ बने हुए कुछ देश न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ रहे थे। बगल में चीन का खतरा भी था, वो अपने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका था। उस दौरान हमारे पास एक ऐसा साइंटिस्ट था जो ये सब चीज़ों को जान करके हमारे देश को न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, और आप सब उनको जानते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनकी कही हुई कुछ लाइनों को मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि जब अब से कुछ दशकों में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाएगा तो भारत को अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वे तुरंत तैयार मिलेंगे। होमी जहांगीर भाभा, उनका मानना था कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग जब यूज़ करें तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए यूज़ करें। हमारे देश की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर पावर तो रही, पर उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिन रात एक करे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और बाद में हम एक ऐसे आदमी का नाम पढ़ेंगे जो शायद हम सब के लिए प्रेरणा है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। मगर ये सपना इतना आसान नहीं था। पंडित जी का विजन तो था, पर उस विजन में बहुत सारी अटकलें भी थी। और फिर देश ने देखा एक माइटी प्राइम मिनिस्टर की ताकत, और फिर एक कवि का भोलापन। जी हाँ, पोखरण का वो एक्सपेरिमेंट जब हमारे प्यारे दिलों के कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को बताया कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में भी सेल्फ सफिशिएंट है, और आज हम इस न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारी सबमरीन, बहुत सारे टैंक, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब इस देश को इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक का तोहफा एक आदमी के विजन के कारण मिला है। और ऐसे कई साइंटिस्ट जो इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो बार्क हो जहाँ पर कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का काम चल रहा है, या फिर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, या फिर हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड हो, या फिर बहुत सारे PSUs जिसमें NPCL और उसके अलावा भवानी, ये बहुत सारी मशीनरी जो लगी हुई है, ये सारी देश को आत्मनिर्भर बना रही हैं, विकसित बना रही है। अटल बिहारी जी की कुछ लाइनें हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और ये बिल्कुल सही बैठती है हमारे देश पे। 1948 से लेकर के अभी 2016 तक हम लोग कई सारे ऐसे वॉर्स में घिर चुके हैं जिसमें हमने दुश्मन को हर बार गिराया है, और इसका अगर योगदान जाता है तो इंडियन आर्मी के साथ साथ उन सारी टेक्नोलॉजी को जो उनको इक्विप्ड करती हैं इस तरह का वॉर लड़ने के लिए। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस की। और वो डिफेंस, जब बराक ओबामा इंडिया आए तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो इंडिया की नेवी के स्पेशल एजेंट मार्कोस कर सकते हैं। वो डिफेंस, जब UN कहता है कि अगर मुझे किसी देश में शांति फैलानी है तो मुझे इंडियन आर्मी दो, वो डिफेंस जहाँ की एयरफोर्स दुश्मन के घर में घुस करके वहाँ पर बॉम्ब स्ट्राइक करके आती है। जी हाँ, ये डिफेंस, पर ये डिफेंस इस तरह से था नहीं। शुरू में एक देश जिसका एग्रीकल्चर पे ही पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है,
85% से ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं, जो अपने कल के सूरज को देखने के लिए परेशान है। डिफेंस में खर्चा करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो खर्चा करना जरूरी भी था, क्योंकि पैदा हुआ बगल में एक देश हर पल हमारे एक अभिन्न अंग पे अपनी नजरें टिकाए हुए था। हमें कश्मीर को भी बचाना था और नॉर्थ ईस्ट को भी। और फिर शुरू हुई हमारी डिफेंस की जर्नी। मिलिट्री डिफेंस से लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ हम सब ने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए। और हम सब तो गौरवान्वित होते ही हैं जब हम कहते हैं कि इस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे उत्तराखंड से थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CDS बिपिन रावत की। उनके साथ साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स चला रखी हैं, जिसमें हम लोग इफेक्टिव डिज़ाइन मेकिंग, बेटर ऑपरेशनल सिनर्जी, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, उसके साथ साथ हाइब्रिड वॉरफेयर रिक्वायरमेंट भी बना रहे हैं। इन सब के साथ साथ हमारे देश की पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि, नाग, आकाश और सबका गौरव ब्रह्मोस, एयर टू एयर मिसाइल्स, अस्त्र मिसाइल से लेकर के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल से लेकर के बराक 88 और क्रूज मिसाइल्स में हमारी निर्भया मिसाइल, सब चीज़ों के हमारी डिफेंस की ताकत के बस एक एग्जाम्पल भर है। इंडियन नेवी की बात करी जाए तो INS विक्रांत, INS विराट, INS विशाल, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। इन सब वेरिएंट के साथ हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी लॉन्च कर चुके हैं। और हम सबको पता है कि किस तरह से इंडिया की एयरफोर्स, लाइट एयर कॉम्बैट जो कि तेजस, हम सब ने अभी उनका उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके अलावा कावेरी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स हमारे पास, और उसके अलावा ड्रोन जो कि HAV और अभी के टाइम पे इंडिजिनस डेवलप्ड नेत्रा, इन सब में हम लोग करके दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस फोर्स के रूप में पैदा हुए हैं। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि DRDO ने इस सब में मिलकर के काम किया है। हमारे साइंटिस्टों को हमारी तरफ से इस देश को डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए नमन। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें तो देख ली, पर इन सभी चीज़ों में पॉसिबिलिटी तभी थी जब हमारा देश की जो ह्यूमन कैपिटल है हम उसको रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकें। और उस रिसोर्स को बनाने के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए थी वो थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और फिर शुरुआत हुई IITs की। हम सबका वेदों का ज्ञान तो अमर था ही, हमारे उपनिषदों को बाहर के साइंटिस्ट भी पढ़ते थे, गीता के रूप में हमें ज्ञान भी मिल चुका था, पर मगर मॉडर्न नॉलेज की कमी के कारण हमारे देश के कुछ ह्यूमन कैपिटल को ही हम यूज़ कर पा रहे थे। इस पूरी ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से यूज़ करने के लिए देश में स्टार्ट हुआ एजुकेशन का रिवॉल्यूशन। IITs, IIM, एम्स जैसे बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बने, साथ ही साथ CSIR की लैब्स के साथ IISc बेंगलोर जो कि पहले से ही देश में मौजूद था, उसने नई ऊंचाइयों को छुआ। JNCSR जैसे इंस्टीट्यूट जहां पर नैनोटेक पे पूरा काम किया जा रहा है, INST पंजाब जहां पर नैनो के रूप में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, IISERs और उनके अलावा IIITs, NITs के रूप में देश में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी में, नए नए एडवांसमेंट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और देश को एक नए विकसित भारत की ओर बढ़ा रहे हैं। इन सब में मौजूद सारे के सारे साइंटिस्टों को, सारे के सारे रिसर्च फेलोज़ को, जो कि देश के गौरव को बढ़ाने में नित प्रति एक लगे हुए हैं, उन सब के लिए हम सब आज साइंस डे की तरफ से उन सबको हम अपनी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहते हैं।